सो जैसे अभी एडवर्टाइजमेंट ये है या ब्रांडिंग है, तो छत्तीसगढ़ में इसका कितने कंपटीशन है? बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव फील्ड वैसे बाहर के सिटीज में है, बट छत्तीसगढ़ में कितना कंपटीशन है? श्रीनिवास जी, मैं एक्चुअली हमारा कंपटीशन एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया से होता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग सर्विसेज देने के लिए आपको वहाँ प्लेस होना जरूरी है। दैट मीन्स एक स्टार्टअप को टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर स्पीयर का जी एक्चुअली क्या होता है, जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी काम जो आप अकेले कर सकते हैं और उससे 100 गुना काम ज़्यादा तेजी से आप टीम के साथ कर सकते हैं। अब आपका जो फील्ड है इसमें जब क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ऑल दिस थिंग्स आर बहुत ज़्यादा है जी, तो बिलासपुर में आपको आपके टीम के लायक स्टूडेंट्स मिलते हैं? बेसिकली बोलूँ तो इस मामले में बिलासपुर में बहुत चैलेंज है और नहीं मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में अनसंग हीरोज लेजेंड्स इन स्पॉटलाइट। एंड इस पर्टिकुलर एपिसोड इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम जनरली लीजेंड्स को लेके आते हैं जो अपने फील्ड में नाम कमाया है या फिर एक लीजेंड बने हैं या लीजेंड बन रहे हैं। और इस पॉडकास्ट के दौरान हम जनरली बात करते हैं कि उनके प्रोफेशन में किस तरह से मेंटल हेल्थ क्या रोल प्ले करता है एंड हाउ दे बैलेंस their professional life and the mental life. Well, so आज जो मेरे जो गेस्ट हैं वो भी बहुत स्पेशल है, बिकॉज हम जब कभी भी कोई भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स एक जॉब कर रहे होते हैं तो जनरली उनका ये रहता है कि बेटा या बेटी जो भी है बच्चे पढ़ाई करे, जॉब करे और 30 तारीख को तनख्वाह मिले। बट अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम अलग कुछ नया स्टार्ट करेंगे जो हटकर है जॉब से, so it needs a lot of gut and because we don't know what is there in future in store. एंड आज के जो मेरे गेस्ट है कुछ ऐसे ही हैं। उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं जहाँ फादर एक जॉब कर रहे थे, बट उन्होंने एक कुछ नया स्टार्ट करने की सोचा। उन्होंने पहले जॉब किया एंड देन ही स्टार्टेड हिज स्टार्टअप एंड समवेयर बैक इन 2003 he started his ad agency and today his ad agency is a company worth 12 crore turnover. So great achievement for a person who is coming from a smaller tier 3 city called in Bilaspur or maybe a small state like Chhattisgarh to reach to a 12 crore business. And आज के डेट में इनकी जो business है ये न केवल बिलासपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, रायपुर और छत्तीसगढ़ में फेमस है, but I think his ad agency with the name of Ad Prayas has spread it to different other parts of the country nationally also. So let me welcome my guest Vinod Pandey sir. Welcome to us and thank you so much अपने समय निकाला और मेरे इसमें आए। Thank you कैप्टन श्रीनिवास जी, thank you. So great. So आज हम बहुत कुछ आपके कंपनी के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और एड प्राइस के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा मेरे ऑडियंस को आप बता देंगे कि आपकी बचपन कैसे गुजरी एंड कैसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किस तरह से आप इस फील्ड पे आए? जी, जैसे आपने खुद ही बताया, मेरे फादर बालको में थे और बालको में एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय थे और बालको के पास में ही है एक खुरखुरी दादर करके माइंस है, वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल में मेरा इनिशियल एजुकेशन हुआ अप टू क्लास 10th और पढ़ाई में मैं अच्छा था। उसके बाद मैं यहाँ पे बिलासपुर आ गया पढ़ाई के लिए और पुष्पराज स्कूल में एडमिशन लिया। 11th-12th करने के पश्चात मैंने इंजीनियरिंग का प्रयास किया जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने बीएससी मैथ्स में करने के पश्चात यहाँ लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए किया। मेरी कोशिश थी कि मैं आईआईएम से एमबीए करूं, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था और एमबीए करने के बाद भास्कर में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली थी, तो उस डिसअपॉइंटमेंट में मैंने भास्कर के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पोस्ट इंटरव्यू दिया जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे लिए बिल्कुल नया था लेकिन कुछ जॉब करना था तो मैंने ज्वाइन कर लिया। मतलब दैट वाज बाय एक्सीडेंट?
not by You can say, inspiration. yes, you can say that. Okay, so but that accident अच्छा ही हुआ. Yes, That's yes, why it brought you here. yes. Great, भगवान great. जो भी करता है अच्छे के लिए करता है Yes, समय yes, yes. जी So जैसे अभी आपकी एजेंसी is famous, Ad Prayas is famous जी, जी. throughout. So यहाँ तक 2003 से लेकर 2003 राइट 2003 से लेकर 2025 की जो जर्नी में नेचुरली आपके बहुत सारे फेल्यूर्स आए होंगे जी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जी सो किस तरह से मतलब आपने इन चैलेंजेस को फेस किया और किस तरह से आप यहाँ पे पहुंचे कोई एक आध दो चैलेंज जो आपको लगता है तो हाँ मैं बिल्कुल काफ़ी चैलेंजेस आए जैसे मैंने सबसे पहले तो ये है कि एडवर्टाइजिंग में कैसे आया मैं एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव तो मैं क्या होता था कि हम लोग मार्केटिंग में जैसे फील्ड में जाते थे बिजनेस लाते थे पेपर एडवर्टीजमेंट है तो हम किसी एजेंसी से क्योंकि मीडिया डायरेक्ट ऐड नहीं लगाती है तो उसको पेमेंट की सिक्योरिटी चाहिए तो एजेंसियां क्या होती है कि अपार्ट फ्रॉम गिविंग सर्विस वो क्या करती है मीडिया का पेमेंट की सिक्योरिटी भी लेती है तो उसमें हमको यहाँ की लोकल एजेंसी का आरओ लेता पड़ता था रिलीज ऑर्डर मैंने देखा कि मैं मेहनत से ऐड लाऊं और बहुत कन्विंस करके ऐड लाता था सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ हाँ पेमेंट की सिक्योरिटी मतलब मुझे समझ एक्चुअली पेमेंट की सिक्योरिटी ऐसी होती है जैसे आप कोई एडवर्टीजमेंट लगा रहे हैं किसी भी क्लाइंट के अब वो क्लाइंट मान लीजिए भाग गया क्योंकि मीडिया को तो नहीं पता ना कि आप कैसे क्लाइंट से डील कर रहे हैं अच्छा तो वो एक एजेंसी के थ्रू वो कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी बैंक गारंटी होती है ऐसा तो वो एजेंसी के थ्रू हम लाते थे तो वो एजेंसी मैंने देखा कि वो कंप्लेन बहुत जल्दी करते थे पेमेंट मतलब जैसे मान लीजिए उनको थोड़ा 1 महीने का टाइम भी मिलता था तो 10 दिन में ही पेमेंट के लिए जाना एफर्ट नहीं करना वो हमसे ही उम्मीद करते थे कि पेमेंट भी हम ही ला दें जबकि कमीशन उनको मिलता था तो मुझे लगा यार ये मेहनत तो अपन कर रहे हैं और फिर भी ये कंप्लेन कर रहे हैं कुछ कर भी नहीं रहे हैं प्रॉफिट ले रहे हैं तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि वो एक एजेंसी वो उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था एडहॉक में तो उसने प्रयास का स्टार्ट किया अच्छा तो उसके बाद क्या हुआ वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था तो उसके बाद इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का उसने एग्ज़ाम दिया आयरकॉन का और उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया तो वो फिर उसकी फैमिली में कोई एजेंसी के लिए इंटरेस्टेड नहीं था तो वो बाय डिफॉल्ट मेरे जीएम ने बोला कि आपने खुलवाया है तो आप किसी को अपने फैमिली में बोलिए तो मेरे फादर ने वो एजेंसी को टेक ओवर किया और उसके बाद फिर यात्रा शुरू हुई बहुत ही लिमिटेड दायरे में थी चूंकि मैं भास्कर में था तो मुझे बाकी मीडिया का सहयोग नहीं मिलता था और मैं प्रयास भी नहीं करता था क्योंकि मैं एथिकल आदमी हूँ मैं जैसे आप तो मोर और लेस हम भास्कर के लिए ही काम करते लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक में जॉब कर चुकी थी तो उनका महत्वाकांक्षा था कि हम इसको बड़ा करें और तब तक मैं क्लाइंट को काफ़ी सर्विस दे रहा था मुझे एक विजन मिल गया था स्कोप मिल गया था कि ये अच्छा होगा तो मैंने 2009 में मैंने रिज़ाइन किया और एक्चुअली उसका एक समझिए त्वरित कारण भी था आई वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रमोटेड एज द जीएम ऑफ भास्कर लेकिन उनको चूंकि मैं एजेंसी से मेरा जुड़ाव था तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बाहर चले जाइए तो वहाँ आपको जीएम बनाया जाएगा तो मुझे लगा जब मैं यहाँ मार्केटिंग मैनेजर में था तब आपने ये बात नहीं सोचा जब मैंने पूरा अपनी लाइफ का 8-10 साल आपको दे दिया और जब मेरे लिए आ रहा है मौका तब आप ऐसी बात करें तो वो त्वरित कारण था जो मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट ईश्वर का जो बोलते हैं एडवर्सिटी मतलब एडवर्सिटी में आपका भाग्य मिलता है तो ब्लेसिंग था वो और मैं उसके बाद फिर 2009 में छोड़ के फिर अपनी कंपनी स्टार्ट किया ऐसा तो एड प्रयास का नाम के पीछे कुछ हाँ प्रयास का नाम एक्चुअली क्या था प्रयास एडवर्टाइजर क्योंकि हमको लगा मैं और मेरे दोस्त ने विचार किया कि एफर्ट्स प्रयास का बहुत महत्व है कुछ भी आप पाना चाहते हैं कुछ बिजनेस करना चाहते हैं पढ़ाई में कुछ अच्छा करना चाहते हैं कोई भी चीज में कुछ भी करना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग आपको एक थॉट करना होगा एक विजन रखना होगा उस विजन पे एक्ट करना होगा करेक्ट क्योंकि विजन पे अगर आप एक्ट नहीं करेंगे तो वो कोई डिल्यूशन ही होता है
अगर आप एक्ट करेंगे तो भी हो सकता है आपकी मनचाही सफलता ना मिले, लेकिन आप एकदम औंधे मुंह नहीं गिरेंगे। Correct. तो इसलिए हमने अपनी कंपनी का नाम प्रयास रखा। ग्रेट। जी जी प्रयास के पीछे का ये स्टोरी पता लग गया। जी जी, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। जी जी। सो जैसे अभी एडवर्टाइजमेंट ये है या ब्रांडिंग है, तो छत्तीसगढ़ में इसका कितने कंपटीशन है? बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव फील्ड वैसे बाहर के सिटीज में है, बट छत्तीसगढ़ में कितना कंपटीशन है? श्रीनिवास जी, मैं एक्चुअली हमारा कंपटीशन एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया से होता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग सर्विसेज देने के लिए आपको वहाँ प्लेस होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि हम श्री शिवम जो ब्रांड है, व्हाइट हैंगर, जो श्री शिवम और व्हाइट हैंगर, उनके 3 दिल्ली में स्टोर है, उनके काम करते हैं। हम 19 स्टोर श्री शिवम और व्हाइट हैंगर में लाके काम करते हैं। एम्स नागपुर का काम करते हैं। तो हमें फिजिकली बहुत, देखिए उसका एक एडवांटेज मिलता है, लोकल मीडिया से रिलेशन होते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं होता। तो हमको जो आज की डेट में जो कंपटीशन है, छत्तीसगढ़ में भी कुछ बहुत अच्छी एजेंसियां हैं, 3-4 हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा हमको जो कंपटीशन मिलता है वो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, ऐसी एजेंसियों से भी कंपटीशन मिलता है। क्योंकि जो हमारे क्लाइंट हैं वो कहीं से भी एजेंसी हायर कर सकते हैं, और उनकी सर्विसेज आजकल मेल में मिलता है, जो मीटिंग से ब्रीफ ले लिए, तो ये सब होता है। तो ऐसा है कि कंपटीशन तो पूरा ऑल ओवर इंडिया से होता है, ऐसा है। जी। सो बेसिकली एड प्रेस क्या क्या कर, मतलब सर्विसेज क्या क्या है? हाँ, बेसिकली देखिए, मैं अगर आपको एकदम स्क्रैच से बताऊं तो बेसिकली हम जैसे किसी क्लाइंट ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, या जैसे मान लीजिए कोई बिल्डर ने कॉलोनी बनाई, तो हम बेसिकली उसको जैसे फ्रॉम इनिशियल जैसे वेन्यू ब्रांडिंग से लेके उसके पूरे 1 साल का पूरा ब्रांड प्लानिंग करते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट को कैसे प्लेस करना है, क्या क्या इसका की है, इसको क्या कैंपेन का थीम क्या होगा, मीडिया का सिलेक्शन कैसा होगा, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, इसके लिए विजुअल्स, ऑडियो विजुअल कैसे बनेगा, डिजिटल मार्केटिंग में कैसे मतलब पूरा एक कैंपेन बनाते हैं, आउटडोर में कैसे होगा, रेडियो में कैसे होगा। मतलब हम एक बेसिकली 360 डिग्री आइडिएशन बनाते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए, उनकी पूरी ब्रांड की यात्रा को तय करते हैं। पहले अपने प्लानिंग फेज में करते हैं, और प्लानिंग फेज में क्लाइंट से बजट अप्रूवल लेके फिर उसको एग्जीक्यूशन करते हैं, मीडिया से नेगोशिएट करते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं, आउटडोर की नेगोशिएट करके आउटडोर, मतलब ओवरऑल समझिए कि प्रमोशन, ब्रांडिंग, ये सब से रिलेटेड हम पूरा A to Z सारा काम करते हैं जी। तो ये जितना मैंने सुना है, मतलब आपको क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने में तो बहुत दिक्कत आती है, बिकॉज क्या है कि जो आउटपुट, जो आउटकम जो रहेगा वो तो आपको लास्ट में दिखेगा क्लाइंट को। बिल्कुल। बट आप मनी वाला जो फाइनेंशियल पार्ट पहले बता देते हो क्लाइंट को, सो क्लाइंट को कन्विंस, अभी तो खैर आप यू हैव रीच्ड ए स्टेज वेयर क्लाइंट के पास आपका कॉन्फिडेंस है जी जी, बट जब इनिशियली आपने किया होगा तो इट्स अ ग्रेट चैलेंज, क्लाइंट को कन्विंस करना, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, आप बोल रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आउटकम तो बाद में दिखेगा। जी जी, सो ये चैलेंज एक्चुअली बेसिकली आपने बिल्कुल बहुत सही बोला कि ये एक ढंग से हम सपने दिखाते हैं, कॉन्सेप्ट सेलिंग है एब्सोल्युटली। बेसिकली ना मैंने जहाँ तक आज भी, और जब मैं कुछ भी नहीं था तभी, आज अभी कुछ वैलिडेट करके हमारे पास क्लाइंट्स हैं जिनके बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि क्लाइंट आपके प्रेजेंटेशन, आपके विश्वास, आपकी ऑनेस्टी, आपके ट्रस्ट, और आप जिस वे में उसको पिच करते हैं, हम पिच बोलते हैं, वो पिच को देख के ही वो आपको ट्रस्ट करता है। और अगर आपकी पिच में कॉन्फिडेंस नहीं है, विजन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो कभी भी कोई भी आदमी आपको मतलब 10,000 का भी ऐड नहीं देगा। और आज की डेट में आप छोटे से भी ऐड करेंगे तो 50,000 लाख रुपए से एडवर्टीजमेंट एक बड़ी इंडस्ट्री है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है कि वो आपका विजन देखता है कि भाई आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस, वो नॉलेज, उसके मतलब वो आप उसके ब्रांड को आगे बढ़ा सकते हो कि नहीं। अगर उसको फील होता है, देखिए वो जज कर लेता है, बिजनेसमैन बहुत होशियार होता है, वो जज कर लेता है कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास टीम में कौन कौन है, वो आपका काम भी देखता है कि आपने किसके लिए काम किया है, वो कहाँ तक, पुराने कितने क्लाइंट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं काम करना। अपार्ट फ्रॉम हमारे पुराने काम, मेरे ख्याल से देखना,
किसी भी एजेंसी को हायर करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। Correct, जी correct. जी आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, बोला कि एक तो जो भी बिजनेसमैन है बहुत इंटेलिजेंट होता है, जी ठीक है, एक तो है बिकॉज एक वो है। दूसरा ये होता है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, आपने बोला ना कि क्लाइंट ये देखता है कि आपका विजन है कि नहीं, आप जेन्यून हो कि नहीं, मतलब बात अंदर से आ रहा है कि नहीं, या फिर ऊपर ऊपर ही लोग बात करते हैं। तो जब कम्युनिकेशन होता है तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हम उसको बोलते हैं, वो 93% होता है। जी जी और ओनली 7% हम जो बात कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं क्लाइंट आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके वर्ड्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब को देख के समझ जाता है कि ये बंदा जेन्युइन है। हाँ, एंड ये नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ट्रू है। बिल्कुल 100%, हर चीज में ट्रस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट वहीं से डेवलप होता है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट जो सर ने दिया है कि कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू क्लाइंट को ये लगता है कि हाँ ये हो सकता है, सो देन द ट्रस्ट डेवलप्स। एक चीज और बोलना चाहूंगा श्रीनिवास जी, जब आप अंदर से ऑनेस्ट होते हैं, यस, और आप कैपेबल होते हैं, तो आपका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई रहता है। एब्सोल्युटली। और सेल्फ एस्टीम जिसका हाई रहता है तो उसका एक्सेप्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और दिखता भी है, दिखता भी है, जी क्लाइंट को दिखता भी है। जी जी। गुड गुड। सर ये बताइए, अभी तो एआई आ गया, पिछले 5 सालों में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया जी। अब जो पहले कंटेंट आप क्रिएट करते थे, टाइम लगता रहा होगा आपको, या कोई करेक्ट किया था उसको करेक्ट करते थे। अभी तो आप अपने मन की बात 1-2 सेंटेंस लिखो, एक प्रॉम्प्ट लिखो तो आ जाता। तो ये एआई आने के बाद क्रिएटिव इसके लिए कुछ चैलेंज है क्या, मतलब डर है क्या क्रिएटिव कंटेंट राइटर, क्रिएटिव राइटर्स के जॉब के लिए? श्रीनिवास जी, एक्चुअली मैं ये बताना चाहूँगा कि क्रिएटिव फील्ड बहुत सिक्योर है। क्योंकि क्या होता है, जो एआई है वो हमको बल्कि मदद ही करता है, लेकिन एआई क्या करता है, जैसे एक बहुत सारे सबऑर्डिनेट होते हैं, बॉस को एक इंफॉर्मेशन देते हैं, एआई वैसे ही हमको इंफॉर्मेशन देता है। Correct. लेकिन एक प्रोडक्ट, एक सर्विसेज, एक जैसे आप एक व्यक्ति हैं, मैं एक व्यक्तित्व हूँ, आप एक व्यक्तित्व हैं, आपको डिफाइन करने के लिए एवरेज काम नहीं आएगा। एआई जहां तक मेरे को जानकारी है, वो जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उससे वो लेता है, लेकिन जो हम लोग करते हैं वो बहुत कस्टमाइज करते हैं, जो एआई नहीं कर सकता। कि हर प्रोडक्ट अलग है, हर ब्रांड अलग है, प्रोडक्ट के लीडरशिप का विजन अलग है, पोजीशनिंग अलग है, तो लेकिन एआई मदद कर सकता है, एआई गाइड कर सकता है, एआई आपका थॉट के एक्शन होते हैं, किसके स्टेप्स होते हैं, थॉट की जो लाइन है उसमें मदद करता है। मोर और लेस हमारी लाइन में जो क्रिएटिविटी है बहुत वर्जनल। बेसिकली जो एक ऐड में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये ऐड पर्टिकुलर आपके लिए होना चाहिए। करेक्ट। जेनरिक कभी भी टेरिफिक नहीं होता। पहला चीज वो ऐड आपको। दूसरा चीज मतलब कस्टमाइज होना चाहिए। दूसरा इससे इंपॉर्टेंट चीज है, एक अच्छे एडवर्टीजमेंट में आइडिएशन होना चाहिए, जो 98% में कोई आइडिएशन नहीं होता। आज की डेट में आप 100 में से 98 विज्ञापनों में कोई आइडिएशन नहीं होता, जो एक बहुत। तीसरा वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। एक अच्छा एडवर्टीजमेंट, उसकी पोटेंशियलिटी, उसकी सेलिंग कैपेसिटी सालों साल चलती है। जैसे आप सौंदर्य साबुन निरमा देख लीजिए, या निरमा वॉशिंग पाउडर, लाइफ बॉय देख लीजिए, मतलब उसकी सेलिंग कैपेसिटी कम नहीं होती। और एक चीज बहुत और इम्पोर्टेंट है एडवर्टीजमेंट में, कि आपको अगर आपने वर्जनल आइडिया बनाया, मतलब आइडिया मतलब ऐसे आर्टिफिशियल ऊपर से नहीं आना चाहिए, अंदर से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने एक एडवर्टीजमेंट बनाया था, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एक जैसे हमने तंबाकू मसलना परिवार की जिंदगी मसलने से कम नहीं, तो एंटी टोबैको डे में तो उसमें हमने क्या किया था, तंबाकू के दाने को हमने लोगों को बता दिया था, मतलब लोगों को मसल रहा है वो, तो वो बहुत अच्छे से हमारे विजुअलाइजर्स ने बहुत अच्छा काम किया था। तो मतलब वाइफ है, बच्चे हैं, तो ये आइडिया था। मतलब एड अच्छा वो होता है जो सेल्फ एक्सप्लेन्ड हो, प्लस दिल को छू जाए। हाँ, दिल को छू जाए, दिमाग को भी झिंझोड़े और उसको एक्सप्लेन ना करना पड़े, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और पावरफुल होना चाहिए। ऐसा
तो ये सब चीजें एआई नहीं कर सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एआई मतलब आपके सबऑर्डिनेट ने आपको एक डाटा दिया, उस डाटा पे आप जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर होते हैं, जो आइडिएटर होते हैं, जो विजुअलाइजर्स होते हैं, वो एआई हमारी मदद ही करता है, जहां तक मुझे ऐसा नॉलेज। तो थोड़ा सा और मैं अंदर जाऊं, बिकॉज मेरे को ये फील्ड नया है। जी जी। तो जैसे क्रिएटिव डायरेक्टर, विजुअलाइजर, ये इनका क्या काम होता है? एक्चुअली बेसिकली जैसे मैं एक लीडर हूँ, मैंने एक टीम बनाया है, तो हमारा बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी में 3 डिवीजन होते हैं। ओके। फर्स्ट डिवीजन इज जैसे अगर मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो सेल्स, कि भाई आपको आपके पास क्लाइंट होने चाहिए, कुछ भी आपको सेल्स बढ़ानी है तो आपको क्लाइंट सेल्स करना पड़ेगा, रिवेन्यू जनरेट। भाई क्लाइंट आप पे भरोसा करेगा तभी आपकी बाकी टीम का काम आएगा, तो आपको सेल्स वाले लोग चाहिए, जिसको हम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बोले, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बोले, मार्केटिंग मैनेजर बोले, जीएम बोले, जो भी। एक ये हो गया, या बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, पहला ये सेल्स वाली लाइन है। दूसरा, या मैनेजमेंट की भी लाइन बोल सकते हैं। दूसरा एक होता है जो क्रिएटिव लाइन है। क्रिएटिव लाइन में जो बॉस होता है वो क्रिएटिव डायरेक्टर होता है, जो कोई भी ब्रांड की जो ब्रीफ होता है उसको समझ के अपने कंटेंट राइटर को, जैसे क्रिएटिव डायरेक्टर 2 काम करता है, कभी कभी वो आइडिया दे देता है, कभी कभी आइडिएटर्स और कंटेंट राइटर्स को गाइड करता है कि भाई आप इस दिशा में सोचिए। और उसको वो जो उसने आइडिया जो डिस्कवर किया है वो पावरफुल है कि नहीं उसको जज करता है। फिर वो विजुअलाइजर को बोलता है कि भाई आप जैसे मान लीजिए इसका डिजाइन करिए, उसका लेआउट, उसका कलर कॉम्बिनेशन, उसके जो फोटोग्राफ की प्लेसिंग है ना, फोटोग्राफ कैसी यूज होनी है, किस एंगल से यूज होनी है, ये सब क्रिएटिव डायरेक्टर का काम है। इसके अलावा जो स्क्रिप्ट राइटर होता है, तो क्रिएटिव डायरेक्टर उसको भी मतलब वो अलाइन करता है सारे फील्ड को, चाहे वो जिंगल हो, चाहे वो टीवी स्क्रिप्ट हो, या विजुअल्स, ऑडियो विजुअल्स की स्क्रिप्ट हो, चाहे वो प्रिंट हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि प्रिंट में आप कुछ और बोल रहे हैं, होर्डिंग में कुछ और बोल रहे हैं, रेडियो में कुछ, तो एक कोहेसिवनेस होना चाहिए, तो वो उसका इम्पैक्ट अच्छा। क्रिएटिव डायरेक्टर का मतलब वो क्रिएटिव डिवीजन का हेड होता है, जैसे, और हम एज ए लीडर हम दोनों को मॉनिटर करते हैं कि भाई हमने क्लाइंट को जो कमिट किया है, मेरी टीम उनके साथ जस्टिस कर रही है कि नहीं। कई बार ये एडवर्टाइजमेंट में एक चीज और बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार कोई कैंपेन किया तो एकदम वर्क कर ही जाए, अच्छे से अच्छे ऐड फिल, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो मैं अपने क्लाइंट को हमेशा बोलता हूं कि आप कम से कम 1 साल का, जैसे ऐसे मत करिए कि मैंने 10 लाख का ऐड दिया तो मुझे तुरंत रिवेन्यू है। आप 1 साल में एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई मैंने इतना एडवर्टीजमेंट में स्पेंड किया, मेरा रिवेन्यू पहले ये था, अभी मेरा रिवेन्यू ये है। ये ज़्यादा बेहतर और सटीक तरीका होता है। जो लोग लॉन्ग टर्म एडवर्टाइजिंग होते हैं वो हमेशा एडवर्टाइजिंग करते हैं, उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जो बीच बीच में ब्रेक करके वंस इन ए वाइल एडवर्टाइजमेंट या फर्स्ट टीम में करते हैं, वो उनको भी बेनिफिट मिलता है, लेकिन उस तरह का नहीं मिलता जैसे जो प्लान्ड वे में करते हैं। तो एक और सवाल आया मेरे पास, जहन में आया जी कि स्टार्टअप्स, आप मतलब कोई भी अगर कंपनी होती है तो उसका कितना परसेंटेज रिवेन्यू उसको एडवर्टाइजिंग में खर्चा कर, मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग में खर्चा करता है? कुछ ऐसे एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है जो भी आपका प्रॉफिट है उसका कम से कम 10 to 20% आपको एडवर्टीजमेंट में खर्च करना चाहिए मिनिमम। और ये प्रोडक्ट किस लाइन इंडस्ट्री की, कौन सी इंडस्ट्री में है, ये वैरी करता है। जिसमें जैसे मान लीजिए लग्जरी फील्ड में है, या जैसे मान लीजिए लाइफस्टाइल सेगमेंट में, इसमें ज्यादा एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत है। और जो FMCG प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसमें भी अगर आप वैल्यू एडिशंस कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए पैकेजिंग वगैरह करके सेल कर, तो एडवर्टाइजमेंट बजट होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आप बेसिक नीड फुलफिलमेंट की बात कर रहे हैं, तो मोर और लेस वो थोड़ी इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट होती है, वहाँ ब्रांड बिल्डिंग कम होती है, सेल्स बेस ज़्यादा होता है, तो उनका बजट कम होने से भी चल जाता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है, एडवर्टाइजिंग बेसिकली सेल्स ही नहीं करता, वो कस्टमर के दिमाग में, दिल में आपकी जगह बनाए, जिसकी वजह से आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, आप अच्छे एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं। मार्केट में आपको जैसे क्या होता है, विदाउट सोच के आपका ब्लाइंड फेथ डेवलप होता है ग्रेजुअली। देखिए आज की डेट में एक
हर कस्टमर हर प्रोडक्ट को नहीं समझता। आप जो उसके जेहन में डालते हो वही उसकी अंडरस्टैंड, उसी के बेसिस में वो अपना बिहेवियर करता है या प्रोडक्ट लेता है या रिजेक्ट करता है। तो आपके हिसाब से स्टार्टअप्स में अब जानते हैं जी, बहुत स्टार्टअप्स अभी बहुत सारे हैं, तो स्टार्टअप्स में हर समय फाइनेंशियल क्रंच रहता ही है, बट एट द सेम टाइम उनको अपने रेवेन्यू भी जनरेट करना होता है, प्लस उसके बाद उनका ब्रांडिंग भी करना होता है। मैंने खुद भी अपनी एजेंसी स्टार्ट की है तो मुझे इसका आइडिया है। हाँ, जी। तो आप एक स्टार्टअप को मतलब हाउ मच यू सजेस्ट कि उनका एडवर्टाइजिंग में कितना खर्चा करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एडवर्टाइजमेंट में स्टार्टअप को ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर जैसे मैं आपको एक उदाहरण से देना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आप एडवर्टाइजमेंट में खर्च कितना कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको रिटर्न कितना लेना है। अगर आप एक छोटा छोटा करके स्मॉल बजट डालेंगे तो आप बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप रिस्क लेंगे, देखिए रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होता है, दुनिया में हर चीज में रिस्क है। अगर आपको ब्रांड बनाना है तो आप एकदम विदाउट ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग आप ब्रांड तो नहीं बना सकते। आप सेल्स कर सकते हैं, जैसे नेटवर्क करके सेल्स कर सकते हैं, लेकिन आप ब्रांड जहाँ देखिए एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, एफर्टलेसली सेल में मदद करता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे ब्रांड मेरी एजेंसी को लोग जानते हैं तो मेरे सेल्समैन का काम बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो उससे A to Z पूरा समझाना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग का ये बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। मेरे ख्याल से स्टार्टअप को एक अच्छा एडवर्टाइज, लेकिन ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। आपका फाइनेंस को उसके जो पैटर्न है, उसके जो रिटर्न है, उसको एनालिसिस करना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है फिर भी आप एडवर्टीजमेंट करते जा रहे हैं, तो ये खतरनाक है। आपको पैटर्न जरूर मॉनिटर करना चाहिए, और खासकर देखिए दूसरा क्या होता है, एडवर्टीजमेंट से जो इंक्वायरी जनरेट होती है या जो रिटर्न आता है उसको कैश करना भी आना चाहिए। कई बार क्या होता है, एडवर्टीजमेंट से इंक्वायरी जनरेट हुई लेकिन आपके पास वो काबिल टीम नहीं रहती जो उसको कन्वर्ट्स कर सके, तो वो भी एक चैलेंज होता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सर्विसेज अच्छा है, तो एडवर्टीजमेंट हमेशा आपको फायदा देती ही है। दैट मींस एक स्टार्टअप को टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर मोस्ट इम्पोर्टेंट हर स्पीयर का फील्ड होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी काम जो आप अकेले कर सकते हैं और उससे 100 गुना काम ज्यादा तेजी से आप टीम के साथ कर सकते हैं। तो अब बेसिकली ना, जैसे हमारा इंडस्ट्री लें तो अगर मान लीजिए मैं कितना भी अच्छा सेल्स करूं, अगर मान लीजिए मैंने कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं दिया, क्रिएटिव अच्छा नहीं दिया, डिजाइनिंग अच्छा नहीं किया, तो वो वर्क नहीं करेगा। वो इसमें तो कोई भी स्टार्टअप है या मान लीजिए स्पोर्ट्स है या कोई बिजनेस है, ये कोई एग्जम्पशन नहीं है, इसमें भी पूरी टीम का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और टीम हमेशा बहुत टीम पे ध्यान, अच्छी कंपनी चाहे स्टार्टअप हो चाहे आपको लीडर हो, तो भी आपको टीम पे मोस्ट फोकस करना चाहिए। फिर क्या होता है, आपको हर तरफ से आपको ना फिर बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, और वो टीम आप देखिए टीम ऐसी होनी चाहिए जो आपके सपने को समझ के बिना आपके मॉनिटरिंग के काम कर सके। हाँ, वो तभी पॉसिबल होता है जी जब एक लीडरशिप अच्छी हो। बिल्कुल 100%, बिकॉज अच्छे लीडर के बगैर टीम बनी भी नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी आपको अपने जीवन का अगर कई साल देना चाहता है, आपकी संस्था में अपना भविष्य देखता है, तो सबसे पहले वो आपको ही देखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मतलब कोई भी एम्प्लॉय हमको ज्वाइन करता है तो नेचुरली वो also अपना भविष्य देखना चाहता है, अपना ग्रोथ देखना चाहता है। सो एज अ लीडर यू शुड ऑलवेज शो हिम ग्रोथ, एंड समटाइम्स आपके एथिक्स भी देखता है कि भाई आपके एथिक्स उसके एथिक्स मैच कर रहे हैं, एंड इट्स वाइस वर्सा, बोथ वाइज। ओके, ग्रेट जी। सो अब आपका जो फील्ड है इसमें जब क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ऑल दिस थिंग्स आर बहुत ज़्यादा है जी, तो बिलासपुर में आपको आपके टीम के लायक स्टूडेंट्स मिलते हैं? बेसिकली बोलूँ तो इस मामले में बिलासपुर में बहुत चैलेंज है और नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैं आपको बताऊं, जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर है वो मुंबई में, वो फुल टाइम हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन वो ओगिल भी अच्छा। दूसरा एक चीज़ और भी है,
जब आप एफर्ट्स करते हैं तो ईश्वर भी आपको आपके लोगों से कनेक्ट करता है। Yes. तो जैसे फजल जी हैं, वो गिलबी मुद्रा ग्रे वर्ल्ड वाइड जो हमारे डायरेक्टर, लेकिन उनको ये अच्छा लगता है कि मैं छत्तीसगढ़ से उनको बिजनेस ला के दे रहा हूँ, तो वो उनको बहुत अपील करता है। तो वो मेरे साथ ना जैसे एकदम मतलब एक 11 टाइप का, इसमें मेरी वाइफ भी है, मेरा भतीजा भी है, मेरी पूरी टीम है, मतलब किसी एक को बोलना नाइंसाफी हो गई। तो ऐसे जैसे मान लीजिए इंदौर में मेरे अभी मतलब 6 एम्प्लॉइज फुल टाइम मेरे लिए, क्योंकि मुझे बिलासपुर में, देखिए बिलासपुर में भी ऐसे, बिलासपुर में भी मेरे जो एक्सपीरियंसेस है, मिलन है, निशांत है, आशीष है, बिलासपुर में जैसे बैक ऑफिस टीम मिल जाती है, फाइनेंस की टीम मिल जाती है, जैसे फाइनेंस भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन जो क्रिएटिव टीम है उसके लिए, क्रिएटिव और सेल्स, ये 2 टीमें हमको थोड़ा चैलेंज आता है। तो क्रिएटिव तो आप बाहर से ले लेते हो क्योंकि हमारा पूरा काम ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन सेल्स में हमको स्पेशली चैलेंज आता है। क्योंकि दूसरा क्या होता है, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में है, बच्चों की मानसिकता रहती है वो सिक्योरिटी पहले ढूंढते हैं। सिक्योरिटी मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं, सिक्योरिटी मतलब वो बनी बनाई कंपनी में या जो बहुत आगे बढ़ चुकी है उनमें, लेकिन उसमें उनका एक नुकसान होता है जो वो समझ नहीं पाते। मिडिल क्लास या ग्रोइंग कंपनी में काम करते हैं तो मोर और लेस वो ओनर जैसे तो उनको डिसीजन लेना। नहीं तो बड़ी कंपनियों में, जैसे मैं बहुत बड़े जैसे राष्ट्रीय समाचार पत्र में काम किया हूँ, तो मुझे वहां से काम सीखा मैं, लेकिन उनके सिस्टम डिफाइंड है, क्रिएटिव फ्रीडम उसमें नहीं मिलता है। लेकिन जब आप ग्रोइंग कंपनी में काम करते हो तो लॉट्स ऑफ क्रिएटिव, आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जो बहुत बड़ी कंपनी में आपको अलाउ नहीं रहता है। तो ये आप एक मोर और लेस बिजनेस सीखते हो जब आप स्टार्टअप या ग्रोइंग कंपनी में काम करते हो। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट बात सर ने कही है कि मतलब जनरली आप अगर कोई जॉब ढूंढ रहे हो या फिर फ्रेशर हो तो डोंट गो फॉर अ बिग कंपनी, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी पॉलिसीज प्रोसेसेस वगैरह सेट रहते हैं। जी। तो आपको क्रिएटिव मिलेगा नहीं, आपको चैलेंजेस मिलेंगे नहीं, तो आप सीखोगे नहीं। जी। बट स्टार्टअप वाले कंपनी में जाते हो आपको सब कुछ, यू आर एज गुड एज एन ओनर, बिकॉज आपको सब कुछ करना पड़ता है। एंड बिजनेस जॉब के पहले 4-5 साल आपको इतना रगड़ना चाहिए कि आपका अगला 10 साल आराम हो जाए। बिल्कुल। तो मैंने भास्कर में ऐसे ही किया था। सर का एग्जांपल, लाइव एग्जांपल भास्कर में ना, मैं आपको लिटरली बोलूं तो मैं ऑनेस्टली बोलूं कि मुझे 3,000 रुपए सैलरी मिलती थी, मैं बता सकता हूँ, और मैं 5,000 रुपए पेट्रोल में खर्च करता था। तो मैं ऐसा 1 साल तक किया, लेकिन उसका एडवांटेज ये मिला जब मैंने अपना बिजनेस, तो मेरे क्लाइंट मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करते थे कि अच्छा, वो मैं इसलिए करता था कि मुझे मजा आता था। तो मैं एंजॉय करता, मेरे फादर बालको में थे, उनका सपोर्ट था, लेकिन वो मतलब खुश नहीं थे। वो लगते थे यार ये MBA करके ये क्या कर रहा है। लेकिन मुझे देखिए, काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेरा ऐसा माने, करने वाला छोटा बड़ा होता है। तो काम, अगर आप अपने काम, देखिए काम को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसकी वैल्यू समझ रहे हैं, उसका क्या योगदान है वो समझ रहे हैं। जैसे हमारा बिजनेस ऐसे है कि हमको कस्टमर के ग्रोथ में रॉयल्टी मिलती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं हमेशा अपने काम को रिस्पेक्ट किया, और ईश्वर का जो भी आज मतलब जिस भी मुकाम पे हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ये जर्नी है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की। So, एक और इम्पोर्टेंट बात मतलब यंगस्टर्स को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, अगर आपका पेमेंट है, तो आप हर समय उस कंपनी को 2x का वैल्यू दीजिए, देन आपकी जो ग्रोथ होगी। वो जैसे सर ने बताया 3,000, लेकिन 5,000 पेट्रोल में खर्चा करते थे, बाकी भी खर्चे थे। सो व्हेन यू ऐड वैल्यू टू द कंपनी, आपका ग्रोथ आराम से अच्छे से होगा। दैट इज फॉर श्योर। बिल्कुल, यस, 100%। दैट इज फॉर लर्निंग। क्योंकि देखिए, आज के समाज में देने वाले की इज्जत होती है, लेने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आपको वो आज नहीं तो कल वो रिटर्न मिलता है। एंड यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है सर। हम जितना यूनिवर्स को देते हैं वो हमको डबल देता है। बिल्कुल, अच्छा दोगे तो अच्छा। और हो सकता है, देखिए कई बार कई चीजें आती है ना, शॉर्ट टर्म में लॉस लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत एसेट होता है। शॉर्ट टर्म गुडविल बनता है, ट्रस्ट बनता है, ये तुरंत के पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग टर्म, कई बार हम शॉर्ट टर्म मतलब जैसे शूट कुछ पॉलिसीज करते हैं जो एथिकल नहीं होती, तो फाइनेंशियल गेन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो लॉस होता है उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। यस सर, एक छोटा सा मतलब बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है
बिलासपुर में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत पैसे हैं सबके पास, लेकिन वो आउटलुक नहीं है, वो विजन नहीं है। और क्या बिलासपुर के बिजनेसमैन, आपने जो ब्रांड्स मेरे को बताया, SCCL हो गया, श्री शिवम हो गया, सब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो जो बिलासपुर के जो लोकल बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, they invest money on your on this, means they have vision for 4 years 5 years from now. एक्चुअली ये हमारे लिए ना एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता हूँ, क्योंकि जो मार्केट जैसे मान लीजिए बेंगलोर है, हैदराबाद है, दिल्ली है, डेवलप्ड है जी, यहाँ पोटेंशियल है लेकिन एक्सप्लोर नहीं है, तो हम उनको थोड़ा सा एजुकेट करके अपनी मोनोपोली क्रिएट करते हैं। और देखिए उन्हीं को तो हमारी ज्यादा जरूरत है, जैसे जो मैं एक्चुअली कहता हूँ उनका दिमाग खोलने का काम, उनको बड़ा विजन। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि मेरा, अब उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं फाइनेंस, मेरा एक क्लाइंट है बिलासपुर में, ऐड देता था बिलासपुर संभाग में, जबकि उनके ऑपरेशंस जो है रायपुर में भी है। तो मैंने उनको सिंपली ये बोला कि आप एडवर्टीजमेंट को आपको छत्तीसगढ़ करना चाहिए। बहुत रेजिस्टेंट करने के बाद उन्होंने आकर, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, तो मैंने उनको कन्विंस कर ही लिया। जब वो छत्तीसगढ़ में ऐड दिया तो 3 टाइम्स मेरा रिवेन्यू बढ़ा और 10 टाइम्स उनका रिवेन्यू बढ़ा। तो अगर आपका इरादा अच्छा है, नेक है, तो क्लाइंट बिजनेस भी बढ़ता है और क्लाइंट की ग्रोथ भी होती है। बस इसको ये होना चाहिए कि आपको क्लाइंट का बेस्ट इंटरेस्ट आपके माइंड में होना चाहिए। और आपको कोई चीज, मैं ऐसे सोचता हूँ कि मान लीजिए इस कंपनी का ओनर मैं हूँ, तो क्या मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं, अगर मुझे लगता है हाँ मुझे करना चाहिए, तो ही मैं क्लाइंट को उस सजेशन को देता हूँ। अगर मुझे लगता है इस प्रोडक्ट में रिलेवेंस देखता हूँ मैं कि कौन से ब्रांड, कौन से प्लेटफॉर्म, कौन सा, ये सब एनालिसिस एज एजेंसी में करता हूँ। तो जिस जगह पे क्लाइंट को फायदा मुझे दिखता है, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि मैं हर जगह सही हूँ, मैं कभी कभी फेलियर्स भी होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए भी लर्निंग होती है और क्लाइंट के लिए भी लर्निंग। ये इसी तरह से चलता है कि भाई आप एक्सपेरिमेंट करते हो कि भाई आप, या मतलब इसको इस तरह से कि भाई आप माउंटेन टॉप बिना कोई सिंगल स्टेप गलत डाले नहीं पहुंच सकते। तो वो एडवर्टाइजिंग में भी वो सही जी, हर लाइफ में सही जी। सो ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट या कोई पर्टिकुलर केस स्टडी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फेल्यूर का सामना पड़ेगा और आपको लगा कि नहीं ये गलत हो गया? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं आपसे शेयर करूँगा, जब मैंने जॉब छोड़ी, तो देखिए मैं तो एम्प्लॉय था और मैंने 7-8 साल का, 2003 से 2009 काफ़ी समय होता है, तो आदमी एक पैटर्न बन जाता है, एक बड़े ब्रांड का एक सिक्योरिटी रहती है, तो छोड़ दिया आपने। तो क्या होता है कि कुछ क्लाइंट का ऐसा परिवर्तन भी आता है एटीट्यूड में, तो वो एक इनसिक्योरिटी तो लाता है, लेकिन यहीं पे आपका एक मतलब आत्मविश्वास का टेस्ट होता है। देखिए आप फेलियर से ज्यादा सीखते हैं। जैसे उस समय मीडिया भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, उनको लगा कि यार ये इन्होंने हमारे ब्रांड को छोड़ के गए हैं, तो मैं परफॉर्मिंग मेंबर था तो थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन हमारा इंटेंशन तो कोई ऐसा उनको उनके खिलाफ तो था नहीं। करेक्ट। तो ग्रेजुअली 1 साल तक सपोर्ट नहीं किए, चूंकि हमको मीडिया ही भेजना था, तो उतना रिस्पॉन्स थोड़ा सा रहा, तो थोड़ा सा ऐसा कभी कभी लगता था कि यार ये तो क्या, हाँ मैं वही ठीक था। लेकिन फिर कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं जो आपके ऊपर सपोर्ट करते हैं, आपको समझते हैं। जैसे मेरे केस में CV रमन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब थे, श्री शिवम के सतीश मंत्री जी थे, ऐसे बहुत सारे लोग, पीयूष गुप्ता भैया थे, आपका किरण पाल चावला जी थे। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे सपोर्ट मिलते हैं जो आपका हौसला बढ़ाते हैं। मेरी वाइफ मेरा बहुत सपोर्ट सिस्टम, वो मेरे से भी ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। आज कई बार मेरे से ज्यादा बिजनेस वो ऑफिस में बैठ के कर लेती हैं। तो हम लोग, जैसे उनका एक क्लाइंट है अपना मार्ट, वो 4 राज्यों का उसका काम करती हैं, वो अकाउंट्स पूरा वही देखती हैं। तो देखिए मेरा ये मानना है कि जैसे मतलब फेलियर से निराश नहीं होना चाहिए, थोड़ा अपने को, देखिए फेलियर होगा, रिजेक्शन अगर आप पॉजिटिव लेते हैं, देखिए 2 तरह से रिजेक्शन को लेना चाहिए। अगर मेरे पास जेन्युइनली कमी है तो मुझे स्वीकार करके इम्प्रूव करना चाहिए, और अगर मेरे पास
देखिए जरूरी नहीं है कि मेरा विजन जितना बड़ा हो क्लाइंट का भी वो हो। हो सकता है मैं ज्यादा समझ रहा हूँ, वो नहीं समझ पा रहा है तो भी वो रिजेक्ट करता है। और कई बार ये भी होता है कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन जो है वो मैं भी नहीं समझ पाया, तो दोनों के अगर उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो मुझे अपने अंदर सुधार की जरूरत है, और अगर उसकी कमी है और वो स्वीकार देखिए हर दो लोग अच्छे क्लाइंट बन जाएं और जरूरी नहीं है। तो लेकिन आपके पास पर्याप्त क्लाइंट होने चाहिए जो आपको रिस्पेक्ट करे। मैं एक चीज मेरे सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है, तो मैं ये चीज देखता हूँ कि क्लाइंट कोई भी बिजनेस करना है तो पूरे स्वाभिमान के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ करना है। और मैं अपनी टीम के लिए, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी टीम को भी कोई मिसबिहेव या कोई भी ऐसी चीज जो उनके सम्मान को हर्ट करे, उसको मैं कभी टॉलरेट नहीं करता हूँ, ऐसा है। हाँ, लेकिन ये है कोई अगर जेन्युइन फीडबैक है तो उसको मैं अपने लिए भी और अपनी टीम को भी एक्सेप्ट स्वीकार करके, और उसका देखिए क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में तो वो हमसे ज्यादा जानता है। जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल डॉक्टर है, ही नोज बेटर देन अस इन मेडिकल फील्ड, बट वो उनकी ब्रीफ को कैसे जोड़ना है क्लाइंट को, वो आइडिएशन, वो कंटेंट, वो हम उनसे ज्यादा जानते हैं। तो क्लाइंट को ये समझना चाहिए कि भाई जैसे आप किसी मतलब बहुत ज्यादा एडवाइस एक प्रोफेशनल, भाई आप एजेंसी चुनने से पहले सर्वे कीजिए, लेकिन एक बार सेलेक्ट करिए तो फेथ करिए। अगर फेथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा डिलीवरी होता है। ऐसा जी चलो, गुड। सो आजकल इंस्टाग्राम वगैरह में वायरल बहुत ज्यादा चलता है। जी। क्लाइंट भी चाहता है कि वायरल हो गया, मेरा ये हो गया। तो ऐसे कोई इंसिडेंसेस आपके पास, बिकॉज़ आपकी फील्ड अलग है, एडवर्टाइजमेंट फील्ड में वायरल वाला शब्द नहीं होता है। जी। सो ऐसा कोई इंसिडेंस आया जहाँ पे क्लाइंट ने बोला कि नहीं मेरा ये एडवर्टाइजमेंट वायरल होना चाहिए, वैसे टाइप के? नहीं, ऐसा हमेशा ही आता है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए हम डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं जी, तो वो उनको रीच देखते हैं, हमको रिपोर्ट भी देना रहता है। तो एक्चुअली क्या होता है, देखिए दो तरह से वायरल होता है जी। एक होता है देखिए एडवर्टीजमेंट भी ना, एक होता है कि सिर्फ ऊपर से कुछ सेंसिटिव इश्यू को छोड़ दिए वो वायरल होना अलग है। एक होता है कोई दिल से किसी चीज को चाहता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो तंबाकू वाला एड मैंने बनाया, वो एक एसटी के नेशनल हेड आए थे मेरे, मतलब बिलासपुर आए थे, तो उन्होंने बोला विनोद जी ये एड आप गोवा एडवर्टाइजिंग एजेंसी कॉन्फ्रेंस में डालेंगे तो अवार्ड विनिंग होगा। तो हमको देखिए हम हमेशा देखिए एडवर्टाइजिंग और आर्ट में एक फर्क है। एडवर्टाइजिंग में आपको रिस्पॉन्स एश्योर करना पड़ता है, आपका एक इंटेंशन है, आपको कस्टमर लाना है। आप हमेशा नहीं कह सकते कि मैंने क्रिएटिव किया। रिस्पॉन्स इज एक फैक्टर है, आपको एक रणनीति बनानी होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी हर अच्छी चीज, देखिए टारगेट ऑडियंस है, नंबर्स पे नहीं होता। हमको जैसे मेरा एडवर्टाइजिंग, हर दुकानदार एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता, तो मेरा प्रमोशन मेरे टारगेट ऑडियंस में हो सके, वैसे ही हम अपने क्लाइंट, चाहे प्रोडक्ट वाले हो, सर्विस हो, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डर है 1 करोड़ का मकान बेच रहा है, तो उसका टारगेट ऑडियंस में रीच जरूरी ज्यादा से इम्पोर्टेंट नहीं है, जिनको हम दिखा रहे हैं उनका कन्वर्जन क्या है वो भी हम देखते हैं। लेकिन लोगों तक रीच, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ज्यादा रीच तो ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं, ये भी एक सच्चाई है। हम दोनों का बैलेंस करते हैं। बेसिकली हम ये देखते हैं कि जेन्युइन तरीके से कुछ आइडिया के साथ मैच करके पावरफुली एग्जीक्यूट करें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ऐड देखें तो उनको मजा आए, कनेक्शन हो। अगर कनेक्शन नहीं होगा, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज डल नहीं होती, कॉपीराइटर डल होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो उसका एडवर्टीजमेंट मैं करूंगा तो अच्छा नहीं है। अगर तो हम लोग कॉपीराइटर को ये सब काम देते हैं, तो उन लोग इसलिए कई बार ऐड फेल होने के एक बड़ी कारण है कि कॉपीराइटर कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन उस तरह के प्रोडक्ट में अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो अच्छी कॉपी नहीं लिख पाती। यस, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी। तो सर एड प्राइस जो है ये स्ट्रेटजी, ब्रांडिंग, ये सब करता है? सब करते हैं हम लोग। ब्रांड प्लानिंग भी करते हैं। ब्रांड प्लानिंग में मतलब अगले 2 साल तक आपका क्या क्या होगा, आपकी पोजीशनिंग कैसी होगी, आपका वेबसाइट में कैसा प्लेस किया जाएगा,
आपकी किस थीम पे आप चलेंगे, क्या कलर थीम होगा, आपका लोगो मोनो क्या कलर थीम पे क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कहाँ पे आप प्रेजेंस हो सकते हैं, कहाँ नहीं हो सकते, ये सब चीजें तय करते हैं। और इसमें ब्रांड प्लानिंग एक्चुअली एक अलग ही सब्जेक्ट है। तो इसमें हम अपार्ट फ्रॉम माई रेगुलर टीम, हम इसमें बाहर के भी प्रोफेशनल हाथ जो IIM वगैरह से ब्रांड प्लानिंग सब्जेक्ट में, मैंने ऐसे कई लोगों का, कम से कम 4-5 लोगों का छत्तीसगढ़ में हमने ब्रांड प्लानिंग किया है। उसकी अच्छी खासी, जिसको मुंबई दिल्ली में 10 लाख रुपए लेते हैं, उसी चीज को हम 3-1 लाख रुपए में करके दिए हैं और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। तो बिलासपुर में ऐसी कोई कंपनी? बिलासपुर में जैसे हमने मार्क हॉस्पिटल के लिए किया और वो उन्होंने हमारे साथ काफी अच्छा बिजनेस किया। जैसे यहाँ पे गणेश विनायक हॉस्पिटल रायपुर में किया। तो ऐसे बहुत सारे रहते हैं जिनके लिए हम ब्रांड प्लानिंग भी करते हैं। जी जी। बिकॉज मैं सोच रहा था कि ये स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन नहीं, एक्चुअली मैंने एक चीज से नवाजी, जैसे मैं बताऊं कि देखिए एक्सेप्टेंस हर चीज का होता है। हाँ। लेकिन आपको इस वे में समझाना है कि उनको समझ में आ जाए। तो क्या होता है, देखिए वो अगर उनको मीनिंग दिखेगा ना, देखिए कोई भी आदमी पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसको एक उम्मीद होनी चाहिए, और वो उम्मीद आपके प्रेजेंटेशन से, आपके वे ऑफ बातों से, कन्विंसिंग स्किल से, प्रेजेंटेशन स्किल से आती है। तो सर थोड़ा सा, आपका तो बहुत प्रेशर वाला लाइफ है। जी जी। बिजनेस जितना बढ़ता है उतना प्रेशर बढ़ता है, बिल्कुल, है ना। सो हाउ डू यू बैलेंस योर वर्क लाइफ बैलेंस, जो हम बोलते हैं ना। और कहीं कभी ऐसे भी सिचुएशन आता है जहाँ मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, तो हाउ डू यू डू दैट मेंटल? एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हर बिजनेसमैन के लिए और हर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए आता है। तो मैं आपको तो ये चीज, मैं जब भास्कर में जॉब करता था तो मेरे लिए बहुत चैलेंज, मुझे रास्ता नहीं मिलता था। मैं मेहनत कर लेता था, जब एनर्जी होती थी मेहनत कर लेता था, और जब एनर्जी नहीं होती थी तो गिल्ट में जाता था कि यार मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो गिल्ट में जाता था। जो मेरी बहुत, मतलब मैं बताऊँ, मैं आज यहाँ पे हूँ इससे शायद डबल या ट्रिपल ज्यादा अगर मैं वैसा एटीट्यूड नहीं रहता। तो ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है। ब्रेक लेना चाहिए और छोटे छोटे ब्रेक्स लेना चाहिए। जैसे नेचर के साथ समय बिताना चाहिए, अपने क्लोज फ्रेंड के साथ रहिए। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का अपेक्स मेंबर हूँ, ब्रह्मा कुमारी में भी चाहता हूँ, तो योगा मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। और मस्ती में देखिए, आप अपना 100% दे सकते हैं, उसके बाद ईश्वर पे भी छोड़ना चाहिए। अगर आप कुछ छोड़ेंगे नहीं ना, तो आप एक जगह पैनिक हो जाएंगे। और अपने ब्रांड को भी डाल, ये गलती मैंने कई बार की है कि बहुत ज्यादा पैशनेट होना भी अपने ब्रांड को डाइल्यूशन करता है। जैसे आप 1-2 फॉलो अप करके क्लाइंट को छोड़ देता हूं मैं। हम बहुत ऐसे रिग्रेट फॉलो पीछे नहीं पड़ते, क्योंकि उससे वो उसको लगेगा यार मेरी जरूरत होगी तो मैं कांटेक्ट करूंगा ना। तो बहुत ज्यादा मैं सेल्स के नए बच्चों को ये गाइड करना चाहता हूँ कि आपकी सेल्फ एस्टीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्रेसिव नहीं रहना है। देखिए, बिना, कई बार क्या होता है, कस्टमर को ना को हाँ बदलना भी आपका काम है, लेकिन इसमें एक बैलेंस होना चाहिए कि अगर उसको आपने 100% दे दिया, उसके बाद भी वो वैल्यू नहीं कर रहा है, तो फिर आपको ऑप्शन ढूंढना चाहिए। और इतने ऑप्शन रखो कि 2-4 हाँ से ना से फर्क ना पड़े। अगर आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं तो इट इज डेंजरस फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो ये क्या हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको ज्यादा मेहनत करना चाहिए, ज्यादा कॉल करना चाहिए, ताकि आपके 1-2 लोगों के से आपको मनोबल पे असर ना पड़े। अब स्वाभाविक है, आपके 2-4 ही बड़े क्लाइंट हैं और वो ऊपर नीचे होंगे तो आपको दिक्कत, टेंशन आएगा। लेकिन मैंने जैसे बोला, योगा, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, गुड फ्रेंड्स, हम लोग जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के हम लोग कुछ घूमने जाते हैं, योगा मेडिटेशन मैं करता हूँ रेगुलर, कभी कभी बहुत रेयर ही मिस करता हूँ। और ये सब चीजें, और अपने दिल की भी सुनना चाहिए। बहुत बार हम क्या करते हैं, प्रिटेंड करते हैं या कस्टमर के किसी के दबाव में आ जाते हैं। देखिए, जो आपकी एथिक्स अलाउ नहीं करती, स्ट्रेस, वो एक बड़ा कारण स्ट्रेस का ये भी है कि आप वो काम करते हैं जो चाहे किसी को प्लीज करने के लिए, चाहे किसी के प्रेशर में, जो आपको अंदर से वो नहीं हो रहा है।
तो फिर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। और आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं तो फिर वो थोड़ा स्ट्रेस कम आता है, चैलेंजिंग ज्यादा लगता है, ये थोड़ा आई थिंक कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअलिटी आपने जो बात, माइंडफुलनेस, हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक गुड हेल्दी लाइफ, हेल्दी अच्छे खाना बहुत इंपॉर्टेंट, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, फूड, स्लीप, हाँ, ईटिंग हैबिट्स, जी जी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। और आज ज्यादा स्क्रीन टाइम भी मैं बोलूंगा, देखिए युवाओं को मैं बोलूंगा कि टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा एसेट नहीं है, क्रिएटिविटी उससे बड़ा एसेट है। तो जो कई लोग सोचते हैं उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, तो लेकिन मैंने देखा है जो टॉप सीईओज होते हैं वो ज्यादातर लोगों को डील करना उनको ज्यादा आता है, मतलब वो टेक्नोलॉजी से ज्यादा लोगों को डायरेक्शन, मोटिवेशन, ये सब पे काम करते हैं। लीडर का काम, लीडर का काम है। तो टेक्नोलॉजी का यूज करना, अपग्रेडेड होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जैसे आप ये मत सोचिए कि आपने फेसबुक में ज्यादा टाइम बिता लिया या कंप्यूटर में ऑपरेशन का काम आ गया तो आप बहुत लीडर हो गए। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। एक कंपनी चलाने के लिए स्ट्रेटजी चाहिए, रणनीति चाहिए, ये सिर्फ एक बेसिक ज्ञान से कुछ होगा नहीं। जी जी, कंपनी चलाने के लिए बहुत कुछ चीजें चाहिए। जी जी, आपके जो इंटेंशन सही होना चाहिए, लोगों को, मतलब लोगों के बारे में सोचना चाहिए, जी जी, सही टीम होना चाहिए। बट यस, टेक्नोलॉजी इज जस्ट सपोर्ट। एक्चुअली मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा, अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, गुड टू बी ग्रेट, जिम कॉलिंस की। अच्छा, जिम कॉलिंस की, ओके। उसमें उन कंपनियों का एनालिसिस है जो 1000 गुना बड़ी हैं, मतलब 1000 गुना। तो उसमें सबसे बेस्ट, जो सबसे बड़ा रीजन था वो लीडरशिप था। और टेक्नोलॉजी, जो ऐसी सारी कंपनियों के सीईओ का टेक्नोलॉजी को 5वें 6वें नंबर पे रखे। उसमें जिलेट भी एक कंपनी है, कॉलिंस है, जिलेट है, जो सब वर्ल्ड की बड़ी कंपनियां हैं। तो उनके जो सीईओ से बात की है तो वो बोले कि हमारा जो मैन पावर है हम उसकी वजह से आगे बढ़े हैं। किसी ने भी टेक्नोलॉजी को टॉप में नहीं रखा, जबकि वो कंपनियां टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में भी अग्रणी है, लेकिन उन्होंने जो क्रेडिट दिया वो लीडरशिप और मैन पावर को। ऐसा टीम। जी जी, आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट। जी जी, ओके। सो सर, हमने बहुत बात की, मतलब आई थिंक एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में बहुत कुछ नहीं जानता था। आज आपके इस पॉडकास्ट के जरिए बहुत कुछ पता लगा, एंड आई थिंक मेरे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सो जाने से पहले एक मतलब मैसेज जो आप हमारे यूथ को देना चाहेंगे जो एडवर्टाइजिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, और बिलासपुर में जैसे कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, जैसे आपने भी बताया क्रिएटिव फील्ड में बहुत नहीं है, तो एक मैसेज हमारे यूथ के लिए देना चाहेंगे जो एडवर्टाइजिंग फील्ड में आना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मैसेज है कि आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लोगों को बिलीव दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए आपकी एनर्जी ही उसको ट्रांसफर होती है। तो अगर आपको सेल्फ डाउट है तो आपको दिक्कत आएगी। दूसरा क्या होता है, फेलियर्स को दृढ़ता होनी चाहिए। आप 2-4 फेलियर, 2-4 दिन के फेलियर से सब पे इसको पार करना है। तीसरा, आपको एफर्ट्स बहुत बढ़ाने पड़ेंगे। कई बार देखिए क्या होता है, संघर्ष से ही आपका जीवन सरल होता है। तो आपको एफर्ट्स और इससे रिलेटेड कि मैं कहाँ इसमें सुधार कर सकता हूँ, कहाँ मेरा नॉलेज हो सकता है। आजकल तो यूट्यूब वगैरह में इतने अच्छे नॉलेज है, एआई आपकी मदद करता है। कहीं किसी क्लाइंट के पास जाएं तो देखिए बिजनेसमैन कीमती होता है उसका समय, प्रिपेयर्ड करके जाइए। उसके प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए मैं किसी बिल्डर के पास जा रहा तो एटलीस्ट मुझे ये पता होना चाहिए कि उसका प्रोजेक्ट कहाँ है, किस रेंज का है। अगर आप ब्लैंक जाएंगे तो कोई भी आपसे कनेक्ट नहीं होगा। अगर प्रिपरेशन, दृढ़ता, एग्रेसिव एटीट्यूड और कभी भी मतलब एक फेलियर्स को पार कर लेने की एक शक्ति होना चाहिए और ईश्वर पे विश्वास भी होना चाहिए। ये सब मिला के अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से आप आज नहीं तो कल सफल होंगे। So thank you very much sir. Thank you so much. Nice talking to you. बहुत अच्छा रहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. And I think आज के पॉडकास्ट में जो सर का जो ओवरऑल अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो ये है कि आपके जब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, क्लाइंट के पास जा रहे हो, तो यू शुड बी जेन्युइन, यू शुड हैव द नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, क्लाइंट के बारे में जानना चाहिए जी। एंड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू नीड टू हैव अ स्पिरिचुअल बैलेंस एंड अ प्रोफेशनल बैलेंस जी। बिकॉज आज के डेट में इतने कंपटीशन है कि आपको स्पिरिचुअली आप इंक्लाइन नहीं हो या स्पिरिचुअलिटी पे आप
ये नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे इन द बिल्कुल लॉन्ग रन। बिल्कुल एंड सर का जो चेहरे में फ्रेशनेस है, जो स्माइल है, आई थिंक उसका कहीं ना कहीं रीजन है कि ही स्पिरिचुअली वेरी वेरी स्ट्रांग जी एंड बिजनेस में सक्सेसफुल है ही है। जी जी सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपको इनवाइट करने के लिए, आपसे बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच जी। Thank you audience for being there, and till my next podcast with another legend, take care of yourself and Jai Hind.